और वही मतलब इस बात पर विश्वास किया जा सकता है राहुल गांधी के इस बयान पर? के दिखा दे कि सीता जी हैं और हम जुमलवा ने बोला। मीडिया का तो काम ही है आकलन करना, भीतर खाने की खोज के बात लाना। मीडिया का काम ही है वह बात लाना जो बताया नहीं जाए, जो छुपाया तीन चीजों को याद रखिए। कांग्रेस पार्टी अभी करने जा रही है 70 साल से जिस स्वर्ण की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने जब अति पिछड़ों पे राज किया, जब हमें अंतिम पैदान पे रखा, तब तो किसी ने डिबेट नहीं किया। लगता है कि सवर्ण तबका कांग्रेस को पूरी तरह छोड़ देगा। 19% ज्यादा समाज, अगर तुलनात्मक कीजिएगा, तुलना कीजिएगा स्वर्ण से, जो आप स्वर्ण के जो बात कर रहे हैं, 19% वो लोग ज्यादा है। पिछड़ा का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा अति पिछड़ा, सिर्फ अति पिछड़ा, पिछड़ों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अति पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 112 जात क्षत्रिय और भामाशाह का एक अलग पुरजोर तरीके से साट रहा है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। राहुल गांधी बिहार आए, चौथी बार। नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी थे तभी 2 बार मारपीट की भी घटना हुई। अब वो कह रहे हैं कि जो सवर्ण नहीं है, यानी जो भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण नहीं है, वो 2 दर्जे का नागरिक है। ऐसी स्थिति बना दी गई है, व्यवस्था ने गैर सवर्णों को घेर रखा है। तमाम तरह की बातें आई। कन्हैया कुमार भी एक फैक्टर है, राजद भी फैक्टर है, कृष्णा अल्लावारू को बनाया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वही नहीं करते हैं। इस तरह की परसेप्शन बन गई है उनकी करनी से। तो राहुल की कथनी और करनी में कितना फर्क है? उनके बिहार आने का फलाफल क्या होगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कोई प्रभाव इसका पड़ेगा? राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? क्या महागठबंधन का हिस्सा बनना तो तय है कांग्रेस का, इसके बावजूद सीटों को लेकर दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है क्या? तमाम सवाल हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। और उस पूरे प्रकरण पर खुल्लम खुल्ला बातचीत आज करने के लिए मेरे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी। नमस्कार ज्ञान रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोर्थ व्यूज में। और सवाल यही है कि राहुल गांधी आए, फिर आएंगे, 11 तक ये कार्यक्रम चलना है, पलायन रोको, रोजगार दो। क्या कुछ इसका फलाफल निकला? राहुल गांधी के इस दौरे का फलाफल क्या है? क्या राजनीतिक निहितार्थ इसका है? देखिए उपेंद्र जी, राहुल गांधी जी का एकमात्र मकसद है, और मकसद है पिछड़ों, वंचितों, दलितों को मुख्य धारा में लाने की बात। उन्हें खुले मन से कहा, उन्होंने खुले मन से कहा कि वो राजनीतिक हिस्सेदारी पिछड़े वंचितों को देना चाहते हैं, और जो कहते हो करते हैं। आपने जो कहा कथनी करने में फर्क है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो कहते हो, एकमात्र नेता पूरे देश में ऐसा है जो कहता है वो करता है, उसका जीता जाता उदाहरण आप देख लीजिए। तेलंगाना के आरक्षण में उन्होंने ओबीसी का आरक्षण वहां बढ़ाया और उसका कानूनी दर्जा दिया। और यही नहीं, उन्होंने ये मेक श्योर किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनको मुख्य धारा लाने के लिए उनकी योजनाएं बनाए। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि जैसे एक मोची की जब बात किया उन्होंने ना, तो उनके पास हुनर है लेकिन ट्रेनिंग कोई और देता है, कम हुनर वाला। तो ये उन्होंने मेक श्योर किया एग्जाम्पल देते हुए कि जो मोची है वो ट्रेनिंग दें, ताकि वो ट्रेनिंग का पैसा उनके अकाउंट में जाए, वो संपन्न बने, वो सशक्त बने, वो मुख्य धारा में आए। उनका कहने का मतलब है कि जो संसाधनों पे किसी भी तरीके से या 19-20 तरीके से जो हो तो आया है, उसको जो पिछड़े वंचित समाज के लोग वंचित रह गए, उन्हें उनमें उसकी हिस्सेदारी दिलाना चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो ताल ठोक के बात कह रहे हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को भागीदारी देंगे। क्या इससे पहले किसी ने कहा है? लेकिन जब जिला अध्यक्ष बनाते हैं, 40 जिला अध्यक्ष की सूची जारी करते हैं, तो उसमें सवर्ण ही हावी दिखते हैं। और जिस ईबीसी की वो बात करते हैं वो मात्र 3 वैश्य, जिसकी 18 से 20% बिहार में आबादी है वैश्य समुदाय की, उससे मात्र 1। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हमने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है उसमें 2/3 अपर कास्ट के लोग रहते थे। अब नई सूची जो जारी हुई उसमें 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो जो 40% का जो 40 सीटों का जो उसने घोषणा किया 40 जिला अध्यक्षों का, उसमें वैश्य कहाँ है? उसमें ईबीसी कहाँ है? ईबीसी की मात्र 3 हिस्सेदारी है। वैश्य में जो कम्युनिटीज हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बसे हुए हैं।
बने हुए हैं। अगर आप यही तो दिक्कत है, अपने राजनीतिक समीकरण के लिए लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को बाँट दिया है। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, भागीदारी होगी, उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। और आप ये जो नया लिस्ट आया है, आपने देखा होगा कि कई कितने जिला अध्यक्षों को बदले गए हैं और उनमें सामाजिक समीकरण के साथ साधा गया है। बात को आप ये समझिए, उन्होंने देखा, इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनको भी एक शेड्यूल कास्ट से लाया गया है, उनको रविदास समाज से आते उनको दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, वो मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी मंशा पे आप उंगली नहीं उठा सकते। मंशा पे उंगली उठाने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो दूसरे लोग हैं। आज जब उन्होंने किसी को कह दिया कि प्रथम श्रेणी में पिछड़े अति पिछड़े को ला रहे, तो बहुत लोग को दर्द हुआ। 70-80 सालों से वो देश पे राज कर रहे हैं और अति पिछड़ा पिछड़ा तो दूसरा तीसरा क्या नहीं, तो राज कौन कर रहा था? राज तो कांग्रेस की ही रही ना, ज्ञान रंजन जी, राज तो कांग्रेस की रही सर्वाधिक समय तक। कांग्रेस ने ही राजनीति अपनाई। सवर्ण, सवर्ण, मुस्लिम और अनुसूचित जाति, यही 3 समीकरण कांग्रेस लेके चली है शुरू से। उपेंद्र जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप शायद ने पूरा अपने भाषण सुना नहीं, उनका स्पीच। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे सवाल का जवाब कंप्लीट होने दीजिएगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस से कुछ चीजों में जो मिस्टेक्स हुई है, उस मिस्टेक को हम सुधारेंगे, वो गलतियां हम सुधारेंगे और इस पे हम पूरी जोर शोर शक्ति लगा के काम करेंगे। और वही मतलब इस बात पर विश्वास किया जा सकता है राहुल गांधी के इस बयान पर? उपेंद्र जी, आप स्वर्ण का प्रवक्ता मत बनिए। आप स्वर्ण का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, आप एक रिपोर्टर बन के बात कीजिए और आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब लीजिए मुझसे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल ने कहा मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ज्ञान रंजन जी, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन राहुल ने जो कहा कि बिहार में हमसे गलती हुई, तो इस पर विश्वास कितना किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि तेलंगाना में देखो 42% है, बिहार में जब हम सुन तो लीजिए आप पूरा सवाल कर लीजिए, हम एक बार जवाब देंगे आपका। अच्छा बोलिए। ऐसे डिबेट में आपके व्यूअर्स को फिर मैसेज नहीं जाएगा ना, आपकी आवाज आएगी, मेरी आवाज आएगी। मैं चलिए आप जवाब दीजिए। मैं आपके सारे सवालों का संयम से जवाब दूंगा, इसीलिए मैं आपसे जुड़ा हूं। विश्वास की बात रही तो हम हनुमान तो नहीं कि चीड़ के दिखा दे कि सीता जी हैं, और हम जुमलेबाज पार्टी भी नहीं है कि हम जो बोलते हो करते नहीं है। तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आप तेलंगाना में देख लो हमने जो क्या, कर्नाटका में भी जो पहले की सरकारें थी उस समय और अब की सरकार, उसमें जो त्रुटियां, उस त्रुटियों को पूरी की जा रही है और बहुत जल्दी आपके सामने उसके डेटा भी आएगा। तेलंगाना में हमने क्या, बिहार की बात करते हैं ना, महागठबंधन में हम थे तो हमने एक्सरे किया, जातिगत सर्वेक्षण कराया तीनों मिलकर इंडिया गठबंधन, और अब उसको खारिज कर रहे हैं। अरे खारिज कर रहे हैं। अच्छा उपेंद्र जी, वही तो मैं कर रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बोलने दिया जाए कृपया करके। अच्छा एक बात बताइए, आपका पैर टूट गया, घुटने का हड्डी टूट गया, आप डॉक्टर के पास गए, एक्सरे करा लिए, ठीक है, एक्सरे करा के आया, डॉक्टर देखा घुटने का हड्डी टूट गया है, और क्या किया, आपका इलाज नहीं किया, आपका पेट दर्द का दवाई लिख के भेज दिया, तो क्या आपका इलाज हो जाएगा? हमने इंडिया गठबंधन में जातिगत सर्वेक्षण इसलिए कराया था कि अगर हम एक्सरे करेंगे तो जो डाटे आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से हम योजनाएं बनाएंगे। जैसे कि जो 94 लाख परिवार, जिसमें 98 लाख परिवार, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 94 लाख परिवारों में से 98 लाख परिवार अति पिछड़ा समाज के हैं, जो 6,000 से कम कमाते हैं, जो गरीब हैं। उन लोगों को इंडिया गठबंधन ने डिसाइड किया था कि 2-2 लाख रुपया देके उनको तत्काल रूप से संबल बनाएंगे आर्थिक स्थिति से। लेकिन माननीय पलटासन मंत्री जी जब बदले और आरएसएस और विचारधारा की गोद में जाके बैठ गए, तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया, इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। और यही नहीं, जो 65% आरक्षण बढ़ाने की जो दायरे थी उसको भी कोर्ट में डाल के लंबित करके और उस पर राजनीति करते हैं कि कोर्ट में है। अगर वो चाहें, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो एक दिन, सिर्फ एक दिन का काम है, कोर्ट से केस वापस लेते, कैबिनेट में उसको अप्रूव कराते, विधानसभा में इसको पास कराते, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बिहार की बैसाखी से चल रही है उसे 9वीं अधिसूचना में जारी कर देते या कानून का जामा पहुंच जाता। और रही बात आपकी एक सवाल की कि 50% का कैप, 50% का कैप तो उसी दिन टूट गया जब 10% ईडब्ल्यूएस का मिला आरक्षण, तो संविधान की धज्जियां तो उसने उड़ा दिया। मैं आपको बोलता हूं कि 10% ईडब्ल्यूएस पे भी तो आप डिस्कशन कराइए ना, कि उन पे भी डिस्कशन कराइए कि क्या चल रहा है मामला। मैं ये बताता हूं कि जब हम अपनी बात करते हैं, जब अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, और आज जब हम मुखर होकर, और हमारे नेता जो, मैं तो कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी उम्मीद की किरण नहीं, अति पिछड़े समाज के लिए उम्मीद की सूरज की तरह आए हैं।
और हम लोग उन पे उम्मीद लगा के बैठे और आपको विश्वास दिलाता हूं बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। और बिहार हमेशा देश को परिवर्तन दी है, दिशा डायरेक्शन दी है, दिशा दी नहीं, है। राजद के पीछे पीछे चल के बिहार परिवर्तन कर देंगे राहुल गांधी। नहीं नहीं, ये आपका मानना है कि हम राजद के पीछे चल रहे हैं। आप पिछले 3 महीने में डेटा उठाइए। नहीं, जब अल्लाह वारू आए थे तब भी कहा गया था कि लालू यादव से अल्लाह वारू नहीं मिल रहे हैं, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कांग्रेस में देखा जा रहा है, और फिर जाके मिले। नहीं, क्या ये कांग्रेस ने कहा? ये तो मीडिया के लोगों ने बोला। मीडिया का तो काम ही है आकलन करना, भीतर खाने की खोज के बात लाना। मीडिया का काम ही है वह बात लाना जो बताया नहीं जाए, जो छुपाया जाए। अच्छा, तो मैं आपका इसका भी जवाब दे देता हूँ उपेंद्र जी, बड़ा शांति से सुनिएगा। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमारा नेता आला कमान है, राहुल गांधी जी है, हमें जो डायरेक्शन देंगे हम करेंगे। बिहार की जनता के लिए हमें बोला गया है कि उनके मुद्दे के लिए, आम मुद्दे के लिए खड़ा रहना है। जिला अध्यक्षों की मीटिंग में क्लियरली कहा गया कि आप अपना लोकल एजेंडा सेट कीजिए और लोकल मुद्दे पे काम कीजिए। हम कर रहे हैं। अगर हम मजबूत होंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, और कहीं भी आरजेडी को इससे गुरेज नहीं है। आरजेडी भी हमारे पीछे सपोर्ट में खड़ी है कि नहीं, आपकी बात से सहमत है। ये जो है ना, कुछ लोग जो एक एजेंडा और नैरेटिव सेट करते हैं, उपेंद्र जी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप तो पत्रकार हैं, मीडिया में जानते हैं कि कैसे नैरेटिव बैक स्टेज में सेट किया जाता है और उसको लाया जाता, उसका जीता जाता। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपको पता है अति पिछड़ा समाज के सिर्फ 0.03% डॉक्टर हैं, मतलब 14,906 डॉक्टर पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज के हैं, जिसकी कुल आबादी, सुन लीजिए, जिसकी कुल परिवार जो कुल आबादी होती है अति पिछड़ा 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है। 33% हमें हिस्सेदारी आज की समस्या है। ये पिछले 70 साल में समस्या नहीं बनी थी, ये आज बन गई 10 साल। आप बात ही गजब कर रहे। 70 साल में जब आजादी के बाद हुआ था तो हमारे पास क्या सुई बनाने का भी फैक्ट्री था? क्या आप चाह रहे हैं? तो जनता दिया ना समर्थन, वोट दिया ना, सरकार बनाई ना कांग्रेस की, 50 वर्ष कांग्रेस राज की। अच्छा उपेंद्र जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, फिर ऐसे डिबेट का मजा नहीं आएगा। आपको लगे कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। आप जिस बोल रहे कि 50 वर्ष हमने काम किया, तो बिहार में जो स्वर्णिम काल कांग्रेस का रहा, किसी का रहा क्या? पंचवर्ष योजना के तहत हमने कितनी इंडस्ट्री लाई, देख लीजिए आप। एनटीपीसी से लेके, बरौनी से लेके, आप हर इंडस्ट्री में, कपड़ा में भागलपुर का सिल्क देख लीजिए, चीनी मिल की लाइन लगा दिया। बिहार में 27% चीनी मिल हम पैदावार करते थे, आज 2% में आ गए। अगर आप ये कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर कीजिए, पूरे देश से लोग यहाँ के नौकरी करते थे। हम एक संबल और स्टेट होते थे जहां कहा जाता था कि बिहार में यहाँ पे होती है। बात ये मत मिलाइए कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या करना चाह रही है, इस पे आइए। और हम तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को प्रमुखता से उठाइए, इसके निगेटिव साइड से ज्यादा पॉजिटिव साइड को दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 3 चीजों को याद रखिए। कांग्रेस पार्टी अभी करने जा रही है जो हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं, और उन्होंने हर बार हर मंचों से कहा है, जन से जुड़िए, जन कल्याण मुद्दे को उठाइए। अपने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर से डरना नहीं है। जो भी मुद्दे हैं उसको हम लोग बहुत बखूबी से उठाते हैं, और अति पिछड़ों और वंचितों समाज को मुख्य धारा में लाना है। और इसके लिए आप देखेंगे तबातोड़ आपने कभी देखा था इस तरह की एक्टिविटी कांग्रेस की? जब कांग्रेस खड़ी नहीं थी तब पेट में दर्द होता था, जब कांग्रेस खड़ा होना चाह रही है अपने पैर पे तब भी पेट में दर्द है। तो मतलब समझ में नहीं आता, इधर कुआं इधर खाई। चाहिए क्या लोगों को भाई? हम पे विश्वास नहीं है तो समय दीजिए, हम कर रहे हैं, हम संगठन मजबूत करेंगे, आपके बीच जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जितना एक्टिव, जितना जन के मुद्दे कांग्रेस उठाती आई है, क्या कोई दूसरी पार्टी उठाई है? जिस तरह से हम नौकरी पलायन रोको की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा की कितनी आप देख लीजिए, कहां से कितनी बड़ी लाइनें खींच के आ गई है। और यही बात नहीं, आप बताइए उपेंद्र जी, क्या हम बिहार में पैदा करके, बिहार में जन्म लेके हम वो कर लिए हैं, अपने आप को बदनामी कर लिए हैं कि हमको नौकरी के लिए हम लोग बाहर तब जाना पैदा पड़ता लिए है? हैं जब राहुल गांधी थे, जब हम लोग तब पैदा लिए हैं जब नरेंद्र मोदी सपना भी नहीं देखेंगे कि देश का पीएम बनना है। हम वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी आए, इसका कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या राजद को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले? 70 सीट की बात की जा रही है। पिछले साल आप 19 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी, तो इस बार क्या है? वो तो जाति की लड़ाने की बात कर रहे हैं। जितने गैर सवर्ण हैं वो 2म दर्जे के नागरिक उनको बताया जा रहा है, वो ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। एक हद तक अगर सच भी है तो बहुत सारा सच रख करके समाज में विवाद तो नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आप सवर्ण और गैर सवर्ण के बीच लड़ाई लगवा रहे हैं कि सवर्णों ने जो है अवर्णों को 2म दर्जे का नागरिक बना के रखा है।
अच्छा उपेंद्र जी, आपका सवाल हो गया, बहुत गंभीरता से मैंने सुना, आप भी मुझे गंभीरता सुनिएगा। 70 साल से जिस स्वर्ण की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने जब अति पिछड़ों पे राज किया, जब हमें अंतिम पायदान पे रखा, तब तो किसी ने डिबेट नहीं किया, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। और आज अगर कोई एक नेता उन पिछड़ों को प्रथम श्रेणी में ला के रखना चाहता है, तो आज समाज में फूट पड़ने की बात याद आ रही है। वाह, यही तो राजनीति है। यही तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिन संस्थानों पे कब्जा हो गया, उन संस्थानों में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि हमारी दर्द और हमारी बातों को भी समझाया जाए। पहली बात सवालों का जवाब दिया। दूसरी सवाल का जवाब आता हूँ, कांग्रेस की ये मजबूती की जो आप बात कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस अपनी मजबूती फैलाएगी। गठबंधन में हम हैं, गठबंधन में रहते हुए कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आप अपनी पार्टी का विचार का प्रचार नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की विस्तार नहीं करेंगे, अपनी योजनाओं को नहीं लगाएंगे, अपने संगठन को नहीं मजबूत करेंगे। चाहे गठबंधन में हम रहें या एनडीए वाले रहें, सब आजाद हैं अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है कि जो कहते हैं कि देश की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है और सरकार बैसाखी पे चल रही है। ये सब बातें हैं। दूसरी बात जाइए, तीसरा सवाल दे देता हूं मैं आपको कि कांग्रेस मजबूत, बिहार मजबूत, इंडिया गठबंधन मजबूत और अंत में भारत मजबूत, यही है मूल गाथा। और इसी मूल गाथा पे जो आपके जितने भी सवाल है, हमने उसका जवाब दिया। और पांचवी सवाल का जवाब दे देता हूं। आपके जो 5 सवाल थे, 5 सवाल का जवाब देता हूं कि कांग्रेस ने ये सीधा हुंकार कर दिया, बिहार में एक मंत्र दे दिया है कि इस सरकार को बदलना होगा, और बिहार यहीं से दिशा तय करती है, जिसकी गूंज आपने सुना होगा कल, कि कल जिस तरह से अति पिछड़ों और पिछड़ों समाज के लोग राहुल गांधी को सुन के, मैं था साक्षी, मैं स्टेज पे बैठा हुआ था और सामने से देख रहा था उत्साह। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अति पिछड़ा समाज जग रहा है, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, देखिएगा उपेंद्र जी, और आपको भी खुशी होगी जब समाज के लोग आगे बढ़ के नेतृत्व करेंगे। आप ही के जवाब से एक सवाल निकलता है, आप ही के जवाब से एक सवाल निकलता है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया, क्या उससे यह नहीं लगता है कि सवर्ण तबका कांग्रेस को पूरी तरह छोड़ देगा? नहीं। जब राहुल ये कह रहे हैं कि सवर्णों ने अवर्णों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना के रखा है, तो सवर्ण कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे? अच्छा, इसका जवाब दे देते हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ये क्या है द्वैमना? हमने इसका जवाब दिया कि जब अति पिछड़ों को जब स्वर्णों ने या किसी समाज ने पीछे के लाइन पे रखा, तब तो डिबेट नहीं हुई। उनका ये कहने का मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि आइए, जो अति पिछड़े के लोग हैं, आप भी मुख्यधारा में आइए। आपको पता है, मैं एक और डेटा दे देता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, उसके बाद सवाल पूछिएगा उन स्वर्णों से जो आज तक राज करते आए हैं। मात्र बिहार में 6.11% ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले, आर्ट्स कॉमर्स मैथ फिजिक्स वाले 6.11। और ये डेटा मेरा नहीं है, ज्ञान रंजन का डेटा नहीं है, इंडिया गठबंधन में जब जातिगत सर्वेक्षण हुआ था ना, उसका एक डेटा है। कल मैंने सारी बात राहुल गांधी जी को बताई और वो अचंबा है। और उन्हीं में एक डेटा था कि अति पिछड़े समाज से 0.03% डॉक्टर हैं। आपको पता है ग्रेजुएट वाले फर्क में कितना है? 19% ज्यादा समान। अगर तुलना कीजिएगा स्वर्ण से, जो आप स्वर्ण के जो बात कर रहे हैं, 19% वो लोग ज्यादा हैं। और आबादी कितनी है? तो सुनिए उनकी स्ट्रक्चर कैसे किया गया। आप जो कह रहे हैं क्यों बोला जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन, आपको मैं जो डेटा दे रहा हूं ना, उसको उपयोग कीजिएगा। पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा ये डेटा, ये मेरा एनालिसिस करके निकाला हुआ। और मैंने इसको पहली बार राहुल गांधी जी को दिया, कल दूसरे नेटवर्क 18 पे बोला, तीसरे चैनल पे बोल रहा हूं। बिहार में 24.35% प्राइमरी एजुकेशन में लोग एनरोलमेंट लेते हैं, क्लास 1 to 5। और 9-10 तक आते आते वो 13 पॉइंट कुछ हो जाता है, मतलब 8% का ड्रॉप आउट। यानी 34 लाख स्टूडेंट आबादी के 10वीं पास नहीं कर पाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। अति पिछड़ा का बात कर रहा हूं मैं, ऐसा अति पिछड़ा, सिर्फ अति पिछड़ा, पिछड़ों की भी बात नहीं कर रहा हूं, अति पिछड़ों की बात कर रहा हूं, जिसमें 112 जाति नहीं, अति पिछड़ा की बात तो बहुत राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बात उठा रहे हैं, मैं जो डेटा दे रहा हूं, उपेंद्र जी सुनिए, उपेंद्र जी जो डेटा दे रहा हूं सुन लीजिए। 13% यानी 34 लाख लोग 10वीं पूरी नहीं कर पाते हैं। यहीं से शुरू होती है कचरा बिनने वालों की कहानी, झाड़ू मारने वालों की कहानी, सिक्योरिटी गार्ड बनने वालों की कहानी, कुली बनने वालों की कहानी, सर पे ठेला लेके चलने वालों की कहानी। अरे मैं क्या बोलूं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं है। और फिर वहीं से कहानी शुरू होती है लेबर फैक्ट्री बिहार को बनाने की कहानी। तो इस सिस्टमैटिक ढांचे से पढ़ने नहीं दिया जाए, पैर कतर दिया है। अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो स्वर्ण को क्यों दुख होगा भाई? आपको पता है
बीपी सिंह जैसे लोग ही ने तो लाया था मंडल कमीशन को। ये सब बातें करके ना एक डिस्प्यूट कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है। लेकिन हमारे स्वर्ण भाई भी समझदार है, लेकिन अखबारों ने इसे प्रमुखता दी है, ज्ञान रंजन जी, अखबारों ने इसे प्रमुखता दी है। नहीं हमने मैं आपको बता देता हूं कि स्वर्ण भाई बहुत समझदार हैं। वो हाथ पकड़ के हमें अति पिछड़ा भाइयों को सामने लेके आना चाहते हैं। और ये शुरू से ही आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूं, क्षत्रिय और भामाशाह का एक अलग पुरजोर तरीके से साट रहा है, भील जाति महाराणा प्रताप और भामाशाह। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं ना कि शब्दों को पकड़ के अपने नैरेटिव सेट करते हैं, सबको अपनी टीआरपी चाहिए तो रहने दीजिए। लेकिन बिहार की जनता प्रमुखता से जान गई कि बिहार में बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब अंतिम 10-20 सेकंड में टिप्पणी दे दीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और सफलता कितने की उम्मीद है, कितनी सीटों पर सफल होने के लिए? जैसा कि हम लोग की स्ट्रैटेजी है, हम लोग 23 से 25% की वोट शेयरिंग पे अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। बात को समझिएगा, बहुत गंभीरता से बोलना चाह रहा हूँ। सीट पे डिस्कशन समय आने पे बताया जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब बात नहीं हुई है कहने का मतलब। और जब भी बात होगी हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके सामने आके बातों को खोलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ही मकसद, एक ही नारा, बदलो सरकार, बदलो बिहार। बिहार बदलने की उम्मीद की जा सकती है, सरकार बदलेगी क्या आपको नहीं लगता कि अगर ज्ञान रंजन जैसा एक नेता प्रतिनिधित्व करेगा समाज का तो बिहार नहीं बदलेगी? बिहार बदलना चाहिए। बदलाव की अपेक्षा सबको है, विकास की अपेक्षा से भला कौन इनकार कर सकता है? उसमें जाति धर्म कहाँ आता है? विकास होगा तो सबका होगा। हम अपने दायरे में रह के और अपने नियम में रह के संविधान को फॉलो करते हुए मैं उम्मीद दिलाता हूं कि राहुल गांधी जैसे लोग जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाते हैं, जो बिहार और बिहारी हैं और बिहार के लिए ही कर्म करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार जन्मभूमि है तो मैंने इसको अपना कर्म भूमि बनाया। मैं विदेश में भी काम करता था, उसको छोड़ के बिहार आया हूं, रिवर्स माइग्रेशन, और बिहार को समय देता हूं कि ये दुख है और मैं बिहार को कर्म भूमि बना चुका हूं। अब बिहार का सेवा करने का समय आ गया है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जल्द होगा। ज्ञान रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जन्मदिन की भी अनंत शुभकामनाएं। एंजॉय करिए अपने जन्मदिन को, एक अच्छा संयोग भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान रंजन भाई, फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर